हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, तो हम बात कर रहे थे, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, जिसको हम कहते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, इस जीओसी में हम जो पढ़ेंगे इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए, यहाँ इस जीओसी में हम जो सारी चीज़ें पढ़ेंगे वो आपके नीट में, जेई में, इन सब में काम आने वाले हैं। वो आपके सारे बेसिक फंडामेंटल्स जो होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें जितना आपके 11th क्लास में एनसीईआरटी के सिलेबस में है उससे ज़्यादा होगा। ये जो हम सब पढ़ेंगे जीओसी में, ये सब आपका जेई और नीट के हिसाब से जितना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं एक्चुअली। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो बेसिकली किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र। ये कार्बन के साथ में जब ये सभी मिल जाएं और कंपाउंड्स जो बनाएं, उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए, पहले हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हिस्ट्री। देखिए, स्टार्टिंग में केवल ये माना जाता था कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सभी केवल और केवल कहाँ से ड्राइव किए गए हैं? वो केवल किन किन से ड्राइव किए गए हैं? आपके प्लांट्स और एनिमल्स से। प्लांट्स और एनिमल्स, यानी एक तरह से हम कहें तो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जिनमें लाइफ होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सभी से आपके पास में क्या आए हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखिए जी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं आपके? जैसे प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स भी क्या हैं आपके? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। न्यूक्लिक एसिड्स हैं। न्यूक्लिक एसिड आप जानते हैं जो आपके डीएनए और आरएनए हैं। ये सभी किसके बने हुए हैं आपके? ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। और ये क्या हो गए? विटामिन्स हैं आपके। ये सभी क्या है आपके? शुगर है, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, यानी एक तरह से कार्बोहाइड्रेट्स जो आपके हो गए, वो सभी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें कहाँ से पहली शुरुआत जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हुई तो स्टार्टिंग में यही बोला जाता था कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो केवल लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं में पाए जाते हैं और उन्हें आप लैब में सिंथेसिस नहीं कर सकते, यानी आप उन्हें आर्टिफिशियली नहीं बना सकते, ऐसा शुरू में माना गया। उसके बाद अब आ जाते हैं आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो देखिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएं, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएं, तो वो होते हैं आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सब चीज़ें हम लगभग इसके बारे में आपने 10th में पढ़ा होगा कि भाई जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको पहले ऐसा माना जाता था कि भाई उन्हें केवल और केवल हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से पा सकते हैं, बाकी उन्हें हम नॉन लिविंग से नहीं प्राप्त कर सकते। उसके अलावा जितने आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सभी जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी में पाए जाते हैं, उनको कहते हैं हम इनऑर्गेनिक। जैसे आपके साल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सभी क्या हैं? आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास में, NaCl, सोडियम क्लोराइड है, ये सभी क्या हैं आपके? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए, सबसे पहले जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनके बारे में सबसे पहले बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे,
उन्होंने बर्जीलियस हाइपोथेसिस दी थी और उन्होंने कहा था कि भाई जो आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो केवल और केवल किस में हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं। और जो ऑर्गेनिक, इस थ्योरी का जो मेन जो पॉइंट था वो ये था कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, केवल और केवल आपको वो कहाँ मिलते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप केवल नेचुरली अकर कर सकते हैं, यानी आपको नेचुरली मिल सकते हैं वो, लेकिन आप उनको लैब में नहीं बना सकते, ऐसा बर्जीलियस ने कहा था। तो देखिए ये बर्जीलियस का एक कंसेप्ट कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड। और दूसरी बात ये हुई उन्हें दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसी थ्योरीज पहले दी गई लगभग आज से 200-250 पहले, लगभग 1750 के आसपास ये थ्योरीज दी गई कि भाई जो आपकी, पहले तो यही माना गया कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो केवल किस में पाए जाते हैं, नेचुरली लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, उसके अलावा वो कहीं नहीं मिल सकते। उसके बाद में जो बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि केवल जो आपके और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको ही आप लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको आप लैब में नहीं बना सकते। और दूसरी बात यह आई कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी नहीं बना सकते। देखिए उसके बाद 1830 में आए वोलर। तो देखिए वोलर ने क्या किया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिए, तो जिसको हम वोलर सिंथेसिस कहते हैं। तो वोलर ने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट, इन दोनों को उन्होंने रिएक्ट कराया और इन दोनों को रिएक्ट करा के उन्होंने क्या बनाया, पहले अमोनियम साइनेट बनाया। ये मानिए बस वो बन गया था NH4CNO प्लस में, ये हो गया आपका K2SO4। हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे अमोनिया भी 2 है, पोटेशियम भी 2 है और साइनेट भी 2 है, तो यहाँ पे आपके पोटेशियम 2 आ गया, सल्फेट आ गया और यहाँ हम 2 लगा देते हैं इसके सामने, तो ये हो गया आपका अमोनियम साइनेट। ठीक है जी। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, जो आपका अमोनियम साइनेट था इसको जब हीट किया गया तो क्या हुआ, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल के इस वाले नाइट्रोजन के पास मूव कर गए और आपके पास में क्या बच गया, NH2CONH2, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरिया, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरिया। यानी यूरिया ऐसा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में बनाया गया, पहली बात तो। यानी जो वोलर आए उन्होंने बर्जीलियस हाइपोथेसिस को फेल कर दिया एकदम से। उसकी दो मेन कंसेप्ट थे कि भाई आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको आप लैब में नहीं बना सकते, तो इन्होंने पहली बात तो उनको लैब में बना दिया। दूसरी बात, आप उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बना सकते, तो देखिए यहाँ पे हमने जो पोटेशियम साइनेट लिया था और अमोनियम सल्फेट लिया, दोनों ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को मिला के हमने क्या बना दिया था, आपके पास में यूरिया बना दिया वोलर ने। तो इस तरह से उस हाइपोथेसिस का एक तरह से खंडन हुआ कि भाई आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। और देखिए जो एक अकेला आपका कार्बन है वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है अलग अलग एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होके, और लगभग ये मानिए लगभग 20 लाख के करीब केमिकल्स जो बनाए गए हैं वो कार्बन ने बनाए हैं। उसके बाद में जो आपका IUPAC है उसके डाटाज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हर साल लगभग हर साल 1.5 से 2 लाख कंपाउंड्स कार्बन के जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हर साल 1.5 से 2 लाख और नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं। अब बेसिकली ये आपकी बेसिक नॉलेज हो गई जो आप 10th में भी पढ़ के आ चुके हैं। एक बार आप इनको, ये ज़रूरी है कि आपका बेस स्टार्ट हो कहाँ से, कि हमने जो चीज़ें स्टार्ट की है वो नेचुरली कहाँ से स्टार्ट होती हैं।
ठीक है भाई। तो ये सब आप 10th में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने रिवाइज़ के लिए एक बार इसको आप नोट करना चाहे नोट करें, अपनी नोटबुक में याद रखना चाहे याद रखें, ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं, अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। हम आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप हेडिंग डालिए सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाँ जी, हो गया। हाँ, तो आप इसमें लिखिए अभी, लिखिए कंपाउंड्स इन विच कार्बन अटैच्ड विद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, compounds in which carbon attached with hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur, phosphorus are called organic compounds, यानी कि कार्बन जो है वो जैसे हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, फॉस्फोरस के साथ बॉन्डिंग करके जो कंपाउंड्स बना रहा है उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखिए ये तो बात हो गई इनकी। अब देखिए जो कार्बन का सबसे फ्रेंडली जो एक एलिमेंट है वो होता है हाइड्रोजन, यानी कि आपका जो कार्बन है वो सबसे ज़्यादा फ्रेंडली किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। कि जैसे अपने पास भी कई फ्रेंड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कई फ्रेंड ऐसे होते हैं आपको कभी भी काम पड़ जाए, चाहे आप रात के 12 बजे चले जाएं तब भी वो आपके काम को मना नहीं करेंगे। तो ऐसा ही एक फ्रेंड है कार्बन का, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जब भी कार्बन के साथ जुड़ना चाहता है तो कार्बन और हाइड्रोजन लगभग देखिए हमेशा साथ पाए जाते हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो वो लगभग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन, ये एलिमेंट्स जो आपने लिखे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, इनके साथ कार्बन की बॉन्डिंग होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी उनमें फिर भी हाइड्रोजन होता है। तो देखिए एक दूसरा जो हेडिंग हम डालेंगे वो आप हेडिंग डालिए हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन लिखिए, इसमें आप नोट करिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain only carbon and hydrogen atoms, only carbon and hydrogen atoms, only carbon and hydrogen atoms are called hydrocarbons, are called hydrocarbons। तो ये बात हो गई इनकी। अब बात करते हैं हम, देखिए हमारे पास जो कार्बन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी किसकी है, पूरी कार्बन की है। तो अब देखिए कार्बन के हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे कि हमारे पास जो कार्बन है आपका वो ऐसे कौन से फीचर्स रखता है जो वो इतनी बड़ी, जैसे हमने आपको बताया था कि भाई 98% तक जो कंपाउंड्स हैं, जो केमिकल्स हैं, वो सभी किससे बने हुए हैं, कार्बन से बने हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि कार्बन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जिनकी वजह से वो इतने सारे कंपाउंड्स बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो आप इसमें हेडिंग डालिए टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एंड इट्स साइलेंट फीचर्स। अब देखिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें कार्बन की टेट्रावैलेंसी की। तो देखिए हम पहले बात करते हैं कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। कार्बन का जो आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, कार्बन कितने एटॉमिक नंबर पे आता है, तो 6 पे आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी को लिखना आता होगा। देखिए ये आपका 1s2 2s2 और 2p2,
ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसकी वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी क्या होती है, किसी भी जो आपका कोई भी एलिमेंट होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा हुआ, सेल क्या है, सेकंड है हमारा। तो सेकंड सेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इट मीन्स कार्बन कैसा हुआ, टेट्रा वैलेंस, यानी कार्बन की कितनी वैलेंसी हो गई, 4 वैलेंसीज। 4 वैलेंसीज का मतलब है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड्स बनाएगा। वो उसके पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनको वो किसी के साथ भी शेयर करके और बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। अब देखिए कार्बन किस किस तरह से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।